तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 9वां केंद्रीय बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार ने कोरी बयानबाजी के बजाय सुधारों का रास्ता चुना है। उन्होंने लोकसभा में 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा है कि देश विकसित भारत बनने की दिशा में कदम उठाता रहेगा। वित्त मंत्री ने 2026 से 31 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की है। आपको बता दें कि ITR इनकम टैक्स रिटर्न 1 और ITR 2 दाखिल करने वाले अब 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल कर सकेंगे। हालांकि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स नियमों को और आसान बनाया जाएगा, जिन्हें जल्द नोटिफाई किया जाएगा। इनकम टैक्स फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। दरअसल नई टैक्स रिजीम में सालाना 12 लाख तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। सैलरी क्लास के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपए ही रखा गया है। इस लिहाज से सैलरी क्लास की 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। उन्होंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्री की इस घोषणा के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। वित्त मंत्री ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई को 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने में मदद करने का प्रस्ताव दिया है। ऐसे ईमानदार करदाता हैं जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं, किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बंद करने में सक्षम होंगे। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक का पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि कर विमोचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22% होगा। गैर कॉरपोरेट प्रवर्तकों के लिए ये कर 30% होगा। In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. मैं प्रस्ताव करती हूं कि चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। वे तकनीकी टेक्सटाइल के मूल्यवर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे वैश्विक बाजार समृद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा। तो बजट की बड़ी घोषणाएं क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। SN चंदक साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। चंदक साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये बताएं सर कि बजट, हालांकि अभी कहते हैं कि बजट ऐसी चीज़ है कि जिसको आप घंटे भर में, आधे घंटे में नहीं समझ सकते। वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से उसको स्टडी करनी पड़ती हैं कि क्या है। लेकिन अगर शुरुआती तौर पर देखें तो आपको बजट ओवरऑल लग कैसा रहा है? ये देखिए, सर्वप्रथम हम निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बजट में कम्प्रेहेंसिव अप्रोच लिया। हालांकि कृषि वालों को थोड़ा उम्मीद उनसे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर 26% ऑफ GDP पे खड़ा है, जबकि हम लोग 62% लोग इस देश के कृषि में लगे हुए हैं। कृषि सम्मान निधि में भी लोगों को उम्मीद थी कि भाई राशि कुछ बढ़ेगी। कुछ हमें कृषि में एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ भंडारण व्यवस्था, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस पे भी कुछ हमें उम्मीद थी कि सपोर्ट सिस्टम, प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सीतारमण जी ने जो
अपना फूड MSME में जो सपोर्ट किया है उससे भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर को एडवांटेज मिल जाएगा। दूसरा, उन्होंने जो एनिमल हस्बेंड्री में फिशिंग पे जो सपोर्ट सिस्टम किया, इस बार फोकस डाला है चंदन जैसी चीज़ पे, चंदन पे और अपना इस पे आपका काजू पे, कोको पे, तो इससे भी जो है इनडायरेक्टली एडवांटेज एग्रीकल्चर को मिलेगा। फर्स्ट टाइम इन सब क्रॉप पे फोकस डाला गया है और ये एग्रीकल्चर किसानों के लिए फ़ायदे की बात होगी। बट ये है कि एग्रीकल्चर एक हमारा कोर सेक्टर है और हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर को ही बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के जो बाकी और काफ़ी सारे उन्होंने प्रोएक्टिव एक्शन लिए हैं वो सब अच्छे हैं। एम्स की स्थापना है और कॉरिडोर बनाने हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करने की बात कही है। इन सब का हम सब बहुत स्वागत करते हैं। जी, हमारे साथ एक कामरान भी जुड़े हुए हैं। एक बार कामरान का हम रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कामरान, बताएं ज़रा कि बजट पेश हो चुका है और रांची से जो रांची के लोग हैं उनका रिएक्शन क्या है, किस तरह का रिएक्शन है? कामरान, देखिए, जैसे ही बजट पढ़ा जा रहा था वैसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स पूरी तरीके से बजट पर नज़र बनाए रखा था। काफ़ी उम्मीदें थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को। उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरा है, सीधे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स से बात करते हैं। लगातार आप लोग नज़र बनाए थे, उम्मीद कर रहे थे बहुत कुछ मिलेगा, कितना कुछ मिला, कितने सेटिस्फाइड है इस चीज़ को? नवजोत अलंग, सह सचिव, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए, ये बजट तो केंद्र सरकार का संतुलित है, काफ़ी संतुलित है। और इसमें कुछ मैं बताऊंगा कि जैसे एक पहले था कि छोटे वर्ग में व्यापारियों को सजा का प्रावधान था, अब उस पे जुर्माना लगेगा इनकम टैक्स पे। तो ये एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा। और जैसे हमने अभी देखा था बेंगलोर में भी एक व्यापारी ने इनकम टैक्स रेट के दौरान आत्महत्या कर ली थी। तो ये उस टाइप के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। एक कॉमन मिडिल क्लास जो एक लेमैन बिजनेसमैन होता है, एक कॉमन मैन होता है जो अब इनकम टैक्स की इतनी बारीकियाँ नहीं जानता है, तो अब अगर कुछ गलत भी होता है तो उस पर जुर्माना होगा, ना कि उनको। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। दूसरा कि जैसे कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई, 6 और गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ और इक्विपमेंट सस्ते होंगे। डायबिटीज़ जो कि इंडिया में महामारी के रूप में है, उसको भी उसमें शामिल किया गया है, उसकी दवाइयाँ, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स भी सस्ते होंगे। तो ये कॉमन लेमैन को पूरे इंडिया में काफ़ी अच्छा होगा, उनके लिए काफ़ी बेटर होगा। झारखंड को स्पेशल रिम्पास का डेवलपमेंट की बात कही गई है, तो वो भी बेटर होगा। निम्बास की बात है, मतलब ओवरऑल संतुलित बजट, टोटल और संतुलित क्या बजट और होना चाहिए था, क्या कुछ उम्मीद कर रहे थे? देखिए, और कुछ तो हम लोग तो महुआ बोर्ड चाह रहे थे झारखंड में, और भी जैसे कि स्पेशल इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं उसके लिए कुछ स्पेशल चाह रहे थे। जिस तरह हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल को बहुत कुछ मिला है, तो हम कुछ और चाह रहे थे। ऐसे ठीक है, मगर जितना मिले उतना अच्छा है, तो हम और वही चाह रहे थे। संतुलित बजट क्या कहेंगे, बजट कैसा रहा? रेगुलर आप लोग नज़र रख रहे थे। बजट अच्छा है और भारत सरकार ने बहुत ही अच्छे बजट को जो है पेश किया है। सबसे पहले बधाई देता हूँ सीतारमण मैम को, जिन्होंने इस बजट पे सभी लोगों का ध्यान रखा है, सभी वर्गों को ध्यान रखा है। और टैक्स पे जो आज के दिन हम लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स पे जो छूट मिलती है, या न्यू रिजिम पे जो 7 लाख रुपए की जो छूट मिली है, वो भी हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उन लोगों को जो है इसमें बेनिफिट मिलेगी। प्लस एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 2047 जो हमारा विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना विजन रखा है, उस पे जो अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम किया जाएगा, जो बेरोजगारी के ऊपर में जो 1 लाख लोगों को जो है नौकरियों के लिए 5,000 रुपये का MSME प्रदान करना है। बजट को लाया गया, जी, एकदम सही बात है, दूरदर्शिता के साथ लाया गया है। झारखंड के लिए भी हम बोलेंगे कि जो हम लोगों के कृषि विकास के ऊपर में जो, चूँकि झारखंड एक कृषि प्रधान देश है, स्टेट है, तो यहाँ पे भी जो किसानों के लिए जो है एक बहुत अच्छा आवंटन फंड एलोकेट किया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इससे हमारे जो है सरकार को, या हमारे झारखंड सरकार को भी जो है बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। झारखंड सरकार को, पूरे झारखंड को अच्छा बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश के लिए तो विशेष कोई मुझे नज़र नहीं आया यहाँ, क्योंकि विकसित भारत के साथ हम स्वयं चाहते हैं कि हमारा राज्य भी विकसित हो। अभी हमारे CM दावोस में 2050 का जो विज़न उन्होंने रखा है, और हम चाहते हैं कि हमारा राज्य प्रगतिशील तभी होगा जब हमारे सेंट्रल से
हमें सुविधाएं मिलेंगी। और इस बजट में मुझे नहीं विशेष तौर पर झारखंड के लिए कोई ऐसा नज़र आया। बाकी मिला जुला के चाहिए था और क्या होना चाहिए था? सबसे बड़ी बात है कि हमारे झारखंड में जो आर्थिक कमी है, मतलब अर्थव्यवस्था की जो है वो बहुत बड़ी कमी है। और हमारे झारखंड स्टेट में स्वयं में बजट की कमी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास फंडिंग हो, हमें एक अच्छा फंड मिले ताकि हमारा राज्य जो है प्रगतिशील हो सके। अच्छा फंड मिलना चाहिए था ताकि राज्य प्रगतिशील हो सके। तो कह सकते हैं हम कि अभी हालांकि बजट पढ़ा गया है, बजट की बारीकियां जो है वो वक्त रहते थोड़ी और स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कोई कह रहा है कि झारखंड कहीं ना कहीं बजट से थोड़ा अछूता रह गया, बजट में और कुछ बेहतर होना चाहिए था, बेहतर किए जाने के प्रावधान होने थे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि झारखंड सहित जो देश भर में जो बजट लाया गया है वो संतुलित बजट है और तमाम वर्गों को ख्याल में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे। शशि रंजन जी भी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। शशि जी, आपसे जानने की कोशिश होगी, कैसा लगा आपको बजट? क्या जो उम्मीदें लगाई जा रही थी उन उम्मीदों पर खरा उतरा है? चलिए, आपको रोकना चाहेंगे शशि रंजन जी, 1 मिनट। निशिकांत दुबे कुछ कह रहे हैं, गोड्डा सांसद। अमेरिका का जो सिलिकॉन वैली इसी कारण से डेवलप हो पाया। इस पूरे बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कैसे बढ़ावा देना है, कस्टम ड्यूटी को कैसे कम करना है, और उसके साथ साथ आम लोगों के लिए आप समझिए कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे अपग्रेड करना है, नर्सिंग को कैसे करना है, स्किलिंग को कैसे करना है। और जो बजट है लगभग 12.5 लाख करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप देखेंगे, जो ईस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न पार्ट जो है, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ था, शिप बिल्डिंग का मतलब आप समझिए कि शिपिंग एक बड़ा है। शिप हम बड़ी जहाज़ नहीं बना पा रहे हैं, आपको पता ही है कि जर्मनी से हमको इम्पोर्ट करना पड़ा है। उस तरह की फैसिलिटी वाराणसी जैसे जगह में स्टार्ट होगी, पटना जैसे जगह में स्टार्ट होगी। तो ये पूरा दिखाता है कि हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं और प्रत्येक एरिया का विकास करना चाहते हैं। तो इस बजट की ये सबसे बड़ी खासियत है। सर, लेकिन शेयर मार्केट ने स्वागत नहीं किया है ना, इस बजट का 2000 पॉइंट नीचे चल रहा है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से जो है कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें निर्धारित नहीं होती। निर्धारित ये होती हैं कि हमने आम लोगों के लिए, अब आप देखिए एयरपोर्ट पर आने वाले जो लोग थे उनको कस्टम जो है बहुत तंग करता था। उसको आप देखिए कि कई एक जगह चीज़ों को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, उनकी 20% से 10% ड्यूटी कर दी गई है। यहाँ कैसे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे उसके लिए जो है हमने उसके कंपोनेंट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा रिबेट दे दिया है। तो आप देखेंगे कि शेयर मार्केट आज नहीं कल जो है उस पर रिएक्ट करेगा। आज आपको 2000 पॉइंट नीचे नज़र आ रहा है, थोड़ी देर के बाद आपको बड़ा नज़र आ जाएगा। बैंकिंग सेक्टर, चूंकि सबको इन्वेस्टमेंट लाना है, तो बैंकिंग सेक्टर का जो एक रिफॉर्म्स है वो भी ये बात है। शेयर मार्केट में जो शेयर मार्केट आप कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए, अब एक बार फिर से जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। शशि जी, आपसे मेरा सवाल यही था कि ओवरऑल आपको बजट कैसा लगा? जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, क्या वाकई उन उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है? सबसे पहले हम देश में शिक्षा स्तर की बात करें, 11 साल पहले शिक्षा बजट हमारा 4.52% था, जो आज जो है 2.5% कर दिया गया। शिक्षा में कटौती हुई। उस शिक्षा की बात करें तो पहले हमारा बजट 2.5% था, जो 0.9% आ गया। 90,000 सरकारी स्कूल पूरे देश में बंद किए गए। तो शिक्षा पर आखिर इनकी क्या नीति है? शिक्षा पर क्यों अब देश को पिछड़ापन की ओर ले जाना चाहते हैं? हम आते हैं रक्षा बजट, जो पहले 17% था उसको 13% पर ले आए। गैस के दाम बढ़ाए गए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। डॉलर के मुकाबले रुपये पर भी कोई बात नहीं बनती दिख रही है। बजट के बाद किस तरह हमारा शेयर मार्केट गिरा, उस पर कोई सरकार के पास जवाब नहीं है। तो ये मिला जुला के बजट जो है, कहीं ना कहीं ये भारत के विकास के नाम पर सिर्फ एक ढकोसला है। पहले भी सीतारमन जी ने किस प्रकार का बजट दिया है देश देखा है। ये सिर्फ आईवाश है। इसमें शिक्षा की नीति पर, देश में आज के युवाओं के रोजगार को लेकर कोई ऐसी स्पष्ट नीति नहीं है। सिर्फ ढोल मूल रवैया अपनाते हुए ये बजट को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। आपको जो मेक इन इंडिया की जो बात हुई है, मेक इन इंडिया का जो शेयर का टैग है आज बिल्ली बन गया, 12.5% जीडीपी की स्थिति में आ गई है। बहुत सी बातें हैं। एमएसएमई पर भी कोई इन्होंने अभी तक
छोटे उद्योग पर भी कोई अभी तक बजट में कोई अपनी बात को नहीं रखा है। तो एक आम आदमी ठीक है शशि रंजन जी, कहीं से नहीं ठीक है शशि रंजन जी, देखिए बजट में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, बहुत सारी खूबियां हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर बता भी पा रहे हैं, लेकिन मतलब एक चीज़ मुझे थोड़ा लगा, आपने कहा कि शेयर मार्केट भी गिर गया है। अब शेयर मार्केट गिर गया है, इससे आपको चिंता क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो तो गनीमत है कि शेयर मार्केट गिर गया है, शेयर मार्केट चढ़ गया होता है तो आप ये कहते हैं कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सोचती है, नहीं, आम लोगों के लिए सोचती ही नहीं है। उस पर भी आप उस पर अरे भाई क्या बात करते हैं, उस पर भी छाती पीटना शुरू हो जाता है कि उद्योगों को सिर्फ बीजेपी करती है, उद्योगपतियों के लिए करती है, व्यापारियों के लिए करती है, आम लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। चलिए नीरज कुमार जी, नीरज जी भी बीजेपी से जुड़ा है, नीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नीरज जी मैं अभी बजट पे मैं जरूर बात करूंगा, बट उसके पहले जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सरासर झूठ बोला, दरअसल ये लोग झूठ की फैक्ट्री, ये जो अरे सुन लीजिए ना साहब, सुन लीजिए, आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। ये जो अभी कह रहे थे कि 90,000 स्कूल बंद हो गए, ये शायद सुनिए सरकारी स्कूल, ये शायद इनको ज्ञान नहीं है, चाहे जनता को मिसलीड करना चाहते हैं। कोई एक स्कूल बंद नहीं हुआ, वो 89,444 स्कूलों का बड़े स्कूलों में मर्जर हुआ था। वह वैसे स्कूल थे जहां बहुत कम छात्र थे, कम टीचर थे, उन्हें बड़े स्कूल में मर्जर करके उसको रैशनलाइज किया गया, जिस कारण से कि उन स्कूलों के भी शिक्षा के गुणवत्ता में काफ़ी सुधार आया और कोई शिक्षा बजट में कटौती नहीं की गई। यूपीए के समय से 3 गुना ज़्यादा उसको बल्कि बढ़ाया गया। हमने नए IIT बनाए, नए एम्स बनाए, सब कहाँ से बने साहब? हमने इतने IIT में सीटों को बढ़ाया। ये लोग झूठ बोलते रहते हैं। मर्जर का दूसरा मतलब क्या होता है? या जो बजट मर्जर में स्कूल की संख्या कम ही होती है ना भाई। मर्जर होने से स्कूल की संख्या नहीं संख्या में कटौती तो होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक जगह हुआ है। इससे पहले राजस्थान में इसी तरह का मामला हुआ था, जब बवाल हो गया था। राजस्थान में भी इस तरह की घटना हुई थी प्रदेश में, जब स्कूलों का मर्जर किया गया था। ये मत बताइए कि संख्या कम नहीं होती। में थोड़ा एक थीन लाइन का अंतर है। मर्जर और बंद, स्कूल बंद नहीं हुए, उन्हें बड़े स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में मर्ज किया गया। तो मर्ज किया जाता है तो स्कूलों की संख्या, भाई 2 स्कूल थे वो एक स्कूल हो गए, तो संख्या कम ही हुई ना। स्कूलों की संख्या घटी, स्कूलों की संख्या उससे घटी, लेकिन यह तो ये मत कहिए ना कि शशि रंजन जी ने सीधे तौर पर झूठ बोला। वो हो सकता है उन्होंने अलग तरीके से बोला, लेकिन बात तो सही कही थी उन्होंने। ये उन्होंने झूठ बोला। और अभी दूसरी बात अभी ये जनाब बता रहे थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया, मैं इनको बता देता हूं साहब, अभी विशेषज्ञ लोग भी यहाँ बैठे हैं। अभी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया हम लोगों के ऊपर में, उसको टैरिफ के प्रभाव को शून्य करने के लिए भारत ने भी मदर ऑफ डील किया यूरोपियन देशों के साथ में। और उसमें जान लीजिए जवाब नहीं हुआ, ये जवाब है, ये जवाब नहीं हुआ। कई एक देशों से हम लोगों का ट्रेड डील हुआ है जहां जीरो, सुन लीजिए, जहां जीरो टैरिफ पे काम होगा और 97% इंडियन गुड्स, अरे सुन लीजिए ना साहब, तो 97% इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट होगा और 90% इंडियन गुड्स इंपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसके बजट में भी आज बड़ी चर्चा हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ावा देने की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की। यह उसी के निमित्त है कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा बूम आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग में बूम, इसका मतलब होता है कि रोजगार का सृजन। तो निश्चित रूप से जो कैपेक्स का जो बढ़ा है, अभी आकार बढ़ा है, इसका सीधा मतलब होता है कि देश में बहुत बड़े मात्रा में रोजगार का, उद्योग का सृजन होने जा रहा है। ये हम 11 साल से सुन रहे हैं, लगातार रोजगार का सृजन बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, पलायन घटा। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। रविंदर सिंह जी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। रविंदर जी, आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? में अभी तो कोई उत्साहवर्धक नहीं है और सबसे पहला रिफ्लेक्शन तो हम लोगों को शेयर मार्केट से मिलता है। शेयर मार्केट तो बिल्कुल धड़ाम हो गया और आज के दिन बुलियन मार्केट जो खुलती है वो बंद है। सोना चांदी के दाम लगातार गिरते चले जा रहे थे, आज उस मार्केट को बंद किया गया है। तो शेयर बाजार एक पहला रिफ्लेक्शन देता है। हम लोग उतना ज्यादा डिटेलिंग जब तक नहीं पढ़ लेंगे तब तक नहीं समझ आता बाजार, लेकिन बाजार जल्दी समझ पाता है। तो पहला रिफ्लेक्शन क्लियर आ रहा है। और अभी बात चल रही थी स्कूल्स की भी, स्कूल्स के बारे में कुछ 2 पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कह रहे थे। तो 1 लाख स्कूल इस देश में ऐसे हैं आज भी, ये सरकारी डेटा बता रहा हूँ, 1,04,000 स्कूल जिसमें एक ही टीचर है। उन पर तो मुझे लगता है बजट में कोई जिक्र हुआ नहीं। आज भी हमारे जो स्कूल्स का ड्रॉप आउट है, लाखों स्टूडेंट्स हर साल स्कूल ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा। मतलब ये है कि, और एग्रीकल्चर का सेक्टर, आज ही खबर आ गई, देखिए जब हम लोग बात कर रहे हैं, यूरिया का जो बैग आता था 50 किलो, वो घटाकर 45 कर दिया था। अब 45 से घटाकर उसको 40 कर दिया गया है, उसका रेट बढ़ा दिया गया है। किसान को किसी तरह का लाभ इस बजट में नहीं दिख रहा। अभी जो सरसरी तौर पर हम लोगों को दिख रहा है उसमें कहीं पॉजिटिविटी है नहीं। हो सकता है थोड़ी देर में जब इसको और डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो समझ आएगा कुछ और भी बातें, लेकिन अभी तक
इसीलिए मार्केट उसको ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है, कि उसको सिंक इन करता है कि क्या क्या दिक्कतें इसमें हो सकती हैं और ये सकारात्मक है कि नकारात्मक है। तो शुरुआती रुझान यही आ रहे हैं, और उस पर भी क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि बजट जब आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, खासतौर पर सत्ता पक्ष जो है, वो अपनी तरफ से इसके पॉजिटिव पॉइंट्स गिनाना शुरू करती है। वो भी अभी तक उसके बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं गिना पा रही, 2-4 इश्यूज को लेके अपनी बात कर रही हैं, लेकिन वो भी पॉजिटिविटी नहीं है। तो ओपोजिशन के साथ साथ जो है सत्ता पक्ष को भी अभी इसको पॉजिटिव बताने में टाइम लग रहा है, लेकिन हम लोग और इंतजार करेंगे कि जब पूरी क्लियर पिक्चर होगी। शुरुआती रुझान जो दिख रहा है उसमें ये बजट, जैसे अभी रविंदर जी वही हो रहा था ना कि अभी रांची में हमारे सहयोगी कामरान बात कर रहे थे एक्सपर्ट से, तो वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर बंगाल में कुछ दिया गया लेकिन झारखंड को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, वो नहीं मिली। वो भी कह रहे थे कि किसानों के लिए उम्मीद हम लोग कर रहे थे लेकिन किसानों के लिए बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ। यानी इस बार भी वही हुआ है कि भाई चुनाव बंगाल में है तो थोड़ा बंगाल में विशेष कर दो, झारखंड में नहीं है तो झारखंड में कम ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखिए इलेक्शंस तो सरकार की प्रायोरिटीज दिख ही रही है हमको। बंगाल में चुनाव है, लेकिन केरला में भी चुनाव है, तमिलनाडु में भी चुनाव है। वहां के लोगों का जो व्यूज अभी तक आए हैं, उन लोगों को भी कुछ खास मिला नहीं है। और तो केरला तमिलनाडु में सरकार को पता है ना कि बहुत बड़ा स्टेक नहीं है ना, बंगाल में है नहीं। तो फिर ये अगर सरकार इस तरीके से सोचती है तो फिर बजट की बात क्यों करती है? तो रविंदर जी, इसमें अब इसमें कुछ हिडन है क्या? ये तो ओपन सीक्रेट है। नहीं, भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों को तो क्रिटिकली एनालिसिस करना ही पड़ेगा ना। अगर सरकार, ये तो असंवैधानिक है कि अगर चुनाव के हिसाब से सरकार काम कर रही है, जहां चुनाव है वहीं बजट देगी, ये तो संविधान के खिलाफ है। सरकार को तो हर आम आदमी के लिए, नागरिक के लिए काम करना है, चाहे वो लद्दाख में बैठा हो चाहे केरला में बैठा हो। लेकिन अगर सरकार ये देखकर काम करेगी, जो कि करती हुई दिखती है, ऐसा दिखता है कि भाई जहां प्रदेश में चुनाव है वहां पर थोड़ा सा कृपा ज्यादा हो जाती है, वहां पर ट्रेनें ज्यादा चल जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से सरकार करती हुई दिख रही है कि जहां उनका स्टेक कम है वहां के लोगों को इग्नोर किया जाए या वहां पर कम सुविधाएं दी जाएं, तो ये तो संविधान के खिलाफ है, मूल ढांचे के खिलाफ है। लेकिन ऐसा सीधे तौर पर हम लोग नहीं कह सकते, और ना सरकार कभी ऐसा कहेगी। सरकार का भी जवाब हम लोग जानते ही हैं। पर ये ठीक है कि हम लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, और डिटेलिंग आएंगी तब कुछ। एक बार झारखंड का भी रुख करते हैं। रांची से प्रदीप सिन्हा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हो तो जानना चाहेंगे, अभी चूंकि एक्सपर्ट रांची से ही कह रहे थे कि हम लोग चाह रहे थे कि महुआ बोर्ड का गठन हो जाता झारखंड के लिए, बिहार में मखाना बोर्ड हो सकता है तो महुआ बोर्ड झारखंड के लिए क्यों नहीं? वो कह रहे थे किसानों के लिए भी हम लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे, वो भी नहीं हो पाया है। आप कैसे देख रहे हैं झारखंड के लिए, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये पूरे देश का बजट होता है, किसी राज्य के लिए खासकर नहीं बनाया जाता है। और अभी जो महोदय कह रहे थे कि संविधान का उल्लंघन हो गया ऐसा वैसा, तो ये संविधान के जो विशेषज्ञ लोग हैं ना, मैं समझता हूँ कि हर बात में कुछ ना कुछ मेन मिक निकालते हैं। अब इनको ये बता दूं, जो तमिलनाडु और केरल में चुनाव होने हैं, वहाँ सरकार ने काजू और कोको के प्रोडक्शन कैसे बढ़े उस पर फोकस किया है। तो निश्चित रूप से उससे किसानों को ही लाभ होने वाला है, और किसानों की आर्थिक समृद्धि जो होगी वो अंततः देश के जीडीपी को ही योगदान करती है। और आपने देखा होगा कश्मीर में चुनाव नहीं है, कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, या जहाँ पर बड़ी संख्या में अखरोट खुबानी का उत्पादन होता है, उन राज्यों में भी इनका उत्पादन कैसे बढ़े, तो वहाँ के किसानों पर भी सरकार का ध्यान है। अब जहाँ तक प्रश्न है झारखंड का, आपने जो प्रश्न किया कि महुआ बोर्ड भी बनाया जा सकता था, मैं समझता हूँ कि सरकार के ध्यान में सारा कुछ रहता है कि किस तरह से जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको कैसे हम आर्थिक रूप से समृद्ध करें, और उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। जैसे मखाना का आपने उदाहरण दिया, तो उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही हैं लोगों को। जो सरकारें, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी आलोचना कर रहे थे, जो सरकारें लंबे समय तक देश पर शासन किए, कभी उनका ध्यान मखाना बोर्ड की ओर नहीं गया, कभी महुआ बोर्ड की ओर नहीं गया। लेकिन अब इनको उम्मीदें बंधी हैं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि डिलीवर करती है, इसलिए उम्मीदें बढ़ी हैं। अब जो अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि रक्षा बजट कम कर दिया गया, महोदय याद कीजिए AK एंटोनी जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, संसद के पटल पर कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम सड़कें नहीं बना सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते, यहाँ तक कि गोली खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। तो वैसे लोग अगर आज आलोचना करते हैं तो मैं एक बार उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, मैं चूंकि ब्लेम गेम में बहुत भरोसा नहीं करता, पॉजिटिव चर्चाएं होनी चाहिए। आज कम से कम उनको ये देखना चाहिए कि हमारे सैनिकों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, जूते पर्याप्त संख्या में हैं, उसके अलावा जो स्क्वाड्रन होना चाहिए एयरफोर्स के पास,
वो सारे पूरी की जा रही हैं। उसके अलावा इन्फेंट्री हो चाहे नेवल फोर्स हो हमारा, उसको जिस तरह से स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता थी, विगत 10 वर्षों में किस तरह से हमने उनको आर्मामेंट से उनको पूरा सहयोग किया, साथ साथ जो बेसिक नीड्स थी उनकी उसको किस तरह से हमने किया। आपने देखा होगा इसी चलते सारे यूनिट्स को, चाहे 3 जो फोर्सेस हैं हमारी, उसके लिए CDS की नियुक्ति की गई कि एक कोऑर्डिनेटर होगा, उसके माध्यम से सारी चीज़ों को कैसे हम स्ट्रीमलाइन करके डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं और तेजी से आगे करें, इस पर ध्यान। लेकिन अब मैं, चूंकि आपने समय दिया थोड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं कि बजट में कुछ लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं अपने अपने स्टेट्स के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि स्टेट स्पेसिफिक होने की बजाय ये देखना चाहिए कि अगर सरकार कह रही है कि जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ 10,000 टूरिस्ट गाइड हम प्रोवाइड करेंगे और जिनको अप स्किल करेंगे, उनको स्किल प्रोग्राम का ट्रेन करके किस तरह से लोगों से व्यवहार करना है, किस तरह से लोगों को मदद करना है, तो ये 10,000 लोग जो अलग 5 जो बड़े पर्यटन केंद्र हैं वहाँ इनकी आप कह सकते हैं कि सुविधा ली जा सकेगी। उसके अलावे आप एक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्षेत्र है, हेल्थ में आपने देखा होगा कि सरकार ने घोषणा किया कि डायबिटीज की दवाएं हों, कैंसर की दवाएं हों, जो 17 दवाएं हैं कैंसर की, उसकी कीमतें कम की जाएंगी। उसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमतें कम की जाएंगी। तो आखिर सरकार जनता के लिए ही नहीं, बिल्कुल ये प्रदीप जी मैं भी मानता हूँ कि देखिए बुराई किसी चीज की करना वो एकदम अलग मसला है। यहाँ कोई बुराई के मकसद से नहीं बैठे, लेकिन हाँ जब समीक्षा होगी, विश्लेषण होगा, तो उसमें दोनों चीजें होंगी, उसकी पॉजिटिव चीजें भी देखी जाएंगी, कुछ नेगेटिव रह गए, कुछ खामियां रहेगी वो भी देखी जाएंगी। तो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष को भी चाहिए कि उन चीजों का बुरा नहीं मानना अगर कोई उसकी कुछ खामियां बता रहा है तो, और ये विपक्ष को भी चाहिए कि अगर कोई खूबी, मैंने बुरा नहीं माना, मैंने कहा कि मैं ब्लेम गेम पर अभिषेक जी मैं आरोप नीरज जी एक मिनट रुक जाइए, बाकी और लोगों से भी एक बार रिएक्शन। आरजू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजू जी, क्या आपको लग रहा है ये बैलेंसिंग बजट था? चलिए आरजू खान जी हमारे साथ नहीं है, चंदक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चंदक साहब, क्योंकि इस बजट को लेकर यह भी हो रहा है कि कोई कह रहा है कि हाँ बजट संतुलित है, बात यह हो रही है कि बजट में नई चीजें कुछ बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, घोषणाएं लोगों को लग रहा हो नहीं की गई है, लेकिन अभी झारखंड से एक्सपर्ट भी कुछ कह रहे थे कि आम लोगों के लिए कैसे बेहतरी कर दी जाए, कैसे उनकी जो दिनचर्या है, मतलब दैनिक लाइफ को, डेली लाइफ को कैसे आप आसान बनाएं, इजी बनाएं, इस पर फोकस किया सरकार ने। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा कुछ था कि सरकार को लग रहा था कि आम लोगों के हित के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें करें? देखिए, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की लिमिटेशन होती है। हाँ। एक बजट है, आप एक साथ आमूल चूल, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, आप सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते। फिर भी मैं तो ये अप्रिशिएट करूंगा अगर हम पॉजिटिविटी की तरीके से सोचें तो देखिए, आज अगर 10,000 करोड़ का प्रोविजन MSME के लिए किया है तो वो छोटे स्मॉल उद्योगों के लिए है, उसका इम्पैक्ट फार्मर को भी मिलेगा, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को मिलेगा, छोटे उद्योगपति को मिलेगा, छोटे काम करने वाले को मिलेगा, और ट्रेड एंड बिजनेस भी उससे बढ़ेगा। तो दूसरा इशू है, जैसे आज मेगा टेक्सटाइल पार्क अनाउंस किए हैं, तो उससे क्या हमारा टेक्सटाइल सेक्टर इंप्रूव होगा। टेक्सटाइल सेक्टर इंप्रूव होगा तो हमारे किसान की खेती, कपास की खेती बढ़ेगी, और किसान जो हैं जो कपास उगा रहे हैं उन लोगों को भी फायदा होगा। इसी तरह अगर आप और पॉजिटिविटी की तरफ देखें तो मालवाहक कॉरिडोर बनाए जाने की बात है, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाए जाने की बात है। तो इससे क्या होगा, आपका फ्रेट सस्ता होगा, जलमार्ग से फ्रेट का मूवमेंट होगा, आपका फ्रेट सस्ता होगा, आपका प्रोडक्ट कम्पिटिटिव होगा, एक प्रदेश का प्रोडक्ट दूसरे प्रदेश में जाके आराम से बिक सकेगा। तो अल्टीमेटली हमें इनडायरेक्टली किसान को उसका फ़ायदा होगा। इसी तरह जैसे जिक्र हुआ अभी कि जो हिमालयन स्टेट हैं और जो हिल स्टेट हैं वहाँ पे अखरोट, बादाम और खुमारी की खेती होगी, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उससे भी हमें इनडायरेक्टली फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात एक अच्छी जिसका अभी जिक्र हो रहा था कि जैसे नारियल बोर्ड होता है या मखाना बोर्ड होता है, वैसे ही महुआ बोर्ड बने या कुछ भी, तो अखरोट, बादाम या नारियल या काजू, अगर इन सब सेक्टर्स को डेवलप किया जा रहा है तो इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किसानों को फायदा होगा उस एरिया, उस रीजन। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे सब चीज़ों पे पहले कभी ध्यान गया नहीं, और अब आज जाएगा तो फोकस्ड अप्रोच होगी। आज हम ये सब चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेटली इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट
कम होगा हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी और उस फॉरेन एक्सचेंज को हम किसी और यूजफुल काम के लिए यूज कर पाएंगे। तो एक जैसे अब आपने निर्मला सीतारमण जी ने AI पे फोकस डालने की बात कही, वो भी एक बहुत अच्छा कदम है। आज देखिए नई टेक्नोलॉजी हमें लानी ही होगी और नई टेक्नोलॉजी पे फोकस आएगा तो AI का इम्पैक्ट सारे सेक्टर में पड़ेगा, तो इससे भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो देखिए पॉजिटिविटी से अगर हम देखें तो काफ़ी कुछ उन्होंने बैलेंस्ड अप्रोच बनाई है और बहुत सारे सेक्टर को टच करने की इस बार कोशिश की गई है। चूंकि प्रीति अब सवाल लेंगी, चूंकि उससे पहले मैं एक चीज़ जोड़ दे रहा हूं कि देखिए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, मैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार, इससे पहले भी पिछले साल का बजट रहा हो या उससे पहले, मैं पिछले 2-4 साल से एक बात देख रहा हूं कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो ढांचागत विकास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट की बात करें तो वर्तमान सरकार जितना काम कर रही है इस पर, ये शायद देश के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ है, एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स पर काम। तो मुझे लगता है कि अभी टैक्स स्लैब की बात हो रही थी, वो बदलाव संभव ही नहीं था क्योंकि पिछले साल ही इतनी बड़ी ग्रोथ दे दी गई थी कि सरकार को था कि एक बार दे दो और इसके बाद अब हम सुधार पर फोकस करते हैं। इसीलिए 12 लाख से ऊपर की तरफ सरकार जाने की तैयारी में नहीं है फिलहाल। बिल्कुल, यानी कि परिमल जी, मेरा सवाल आपसे यही है, जिसका जिक्र अभी अभिषेक भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो की जा रही है कि बैलेंस रखा जाए चीजों को, जितने सुधार की उम्मीद है उतना सुधार किया जाए, लेकिन रिस्क फिलहाल नहीं लिया गया है इस बजट में, ये कहें। देखिए ये बजट आम जनता के हित में है और बजट टर्म ही आया था जनहित के लिए। शायद आपको पता ही होगा इसका बैकग्राउंड भी, वालपोल फाइनेंशियल स्टाइल के विरुद्ध पर्टिकुलरली ये सब पर्टिकुलरली उस समय प्रचलित हुए थे। यह बजट काफी संतुलित है और जनहित में है, सामान्य लोगों के लिए है और साथ ही साथ तो ग्लोबल जो कंपटीशन बढ़ाने के उद्देश्य से भी सरकार ने अपने टारगेट को प्रमोट करने का काम किया है। जहां तक इनकम टैक्स का प्रश्न है, मैं आपको बतला दूं कि कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां सिर्फ रोना रोती है। आप समझे, स्वतंत्रता के पूर्व जो कर प्रणाली थी उसमें इन लोगों ने कोई परिवर्तन नहीं किया। इंडिया गवर्नमेंट ने GST लाया और GST का लाभ कहा जाता है कि बिहार जैसे राज्यों के लिए जो कंज्यूमर स्टेट है वहां विशेष रूप से नो नॉट एट ऑल और दूसरी बात कंज्यूमर स्टेट के लिए GST फेवरेबल होता है। और बिहार में जब पिछले साल जब टैक्स स्लैब में कमी की गई थी तो उसका प्रत्यक्ष लाभ बिहार को मिला। और इस बार तो पर्टिकुलरली जो बजट बने हैं, देखिए पूर्वोत्तर जो राज्यों के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उसके एम्बिट में बिहार भी आता है और साथ ही साथ यहाँ AI के प्रमोशन की बात की गई। यहाँ सेमी कंडक्टर जैसे बिहार की जो स्थिति है, मैं आपको बतला दूं कि फुटलूज इंडस्ट्री के विकास के लिए अधिक कंड्यूसिव ज्योग्राफिकल कंडीशन बिहार में है। तो सेमी कंडक्टर जैसे इंडस्ट्री यदि विकसित होंगे तो इससे प्रत्यक्ष लाभ बिहार जैसे राज्यों को मिलेगा जहां खनिज संसाधनों की कमी है। तो निश्चित रूप से और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात, और हमारे नेता की जो टारगेट थी जेंडर इक्वलिटी, उसके लिए जीविका कार्यक्रम चला गया था और लखपति और करोड़पति दीदी बनाने का जो उद्देश्य था, इसको केंद्र सरकार ने सहमति दी और इसको प्रमोट करने की बात की सभी के लिए, आप समझे। और दूसरी बात की कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि पैसे का डिवेल्यूएशन किया गया। इनको यह समझना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो प्रारंभ से ही प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट की बात की गई, लेकिन नेटसल में आप देखें कि हमेशा BOP एडवर्स ही रहा। कांग्रेस सरकार ने उस दिशा में कोई काम नहीं किया। डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी के आधार पर जो एक्सपोर्ट मेरा होता है, ये इंपोर्ट जो होता है वो महंगा हो जाता है और एक्सपोर्ट सस्ता होता है, जिससे फॉरेन बने भारत। मैं परिमल जी एक बार आपको रोकता हूं चूंकि कामरान हमारे सहयोगी हैं, उनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स हैं और वो चूंकि जाने वाले हैं। कामरान, एक छोटा सा सवाल मेरा ये है कि बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, लेकिन एक चीज माना जा रहा है कि भारत के सामने इस वक्त 2 चुनौतियां बड़ी थी। एक, बहुत सारे मामलों में चाइना की मोनोपोली जहां जहां है उसको तोड़ना, और दूसरा अमेरिका की जो टैरिफ है जो एकदम दुनिया को चौंका रही है कि भारत के खिलाफ उसका पता नहीं क्या रणनीति उसकी चल रही है। तो उस टैरिफ से भी अपने आप को कैसे आजाद मुक्त करके हम एक अलग तरीके से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने कारोबार के, अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कोई नया सेक्टर चुने। ये 2 चीजें भारत के सामने चुनौती थी। क्या इस बजट के जरिए भारत ने एक मैसेज दिया है कि हाँ हम ये कर लेंगे? डिस्करेज करना चाहती है। देखिए, सीधे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ही जाने की कोशिश करेंगे। चाइना एक चुनौती थी और कई तरह की चीजें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही थी। क्या लगता है कि बजट से उन सब चीजों पर असर पड़ेगा?
देखिए, मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है। मैं टूरिज्म कमेटी चेयरमैन और झारखंड चैम्बर में कार्यकारी सदस्य हूं। और इफ़ेक्ट तो होगा, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। जिस तरीक़ा से आज चाइना का इंडिया के साथ में रिलेशन है और इंपोर्ट, मैक्सिमम इंपोर्ट वी आर डूइंग फ्रॉम चाइना, तो असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा इससे। और इस पूरे टूरिज्म सेक्टर को आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ मिला और क्या कुछ मिलने की जरूरत है? देखिए, सेंट्रल से जिस तरीक़ा से बजट का पेश किया गया, ओवरऑल बजट इज वेरी नाइस, संतुलित है। लेकिन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो झारखंड में टूरिज्म में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन सेंट्रल से टूरिज्म के लिए कुछ नहीं मिला। कोई नया रेल कनेक्टिविटी नहीं मिला, ना नया कोई एयर कनेक्टिविटी की घोषणा है, ना हमारा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हो पाया है। बट मेडिकल टूरिज्म में हमें मिला है। जैसा आपने देखा CIP में निमांस 2 की जो बात हो रही है, अपग्रेडेशन की बात हो रही है, तो हमारा जो मेंटल हॉस्पिटल है वो नेशनल लेवल पे नाम आता है, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम आएगा। मतलब ये बेहतर मिला है। ये बेहतर मिला। डॉक्टर आमदीन, उनसे बात कर लेते हैं। मेडिकल सेक्टर में 2 चीज़ें मिली हैं, इसे किस तरीके से देख रहे हैं, कितना फ्रूटफुल? देखिए, मेडिकल फील्ड बहुत अच्छा है। मतलब आज के जो बजट थी उसका वन ऑफ द बिगेस्ट फोकस मेडिकल फील्ड था। और अगर मैं बात करूं तो जैसे ग्लोबल फार्मा हब बनाने की बात हुई, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी US को बहुत ड्रग सप्लाई करता है, यूरोप को करता है, बाकी जगहों को करता है, तो हमारी ड्रग इंडस्ट्री बहुत मजबूत है। लेकिन उसको और मजबूत करके उसको ग्लोबल पावर बनाना, खासकर मेडिकल रिसर्च में 1000 नए मेडिकल रिसर्च सेंटर, फार्मा सेंटर्स बनाने के, रिसर्च सेंटर बनाने की बात हुई है। तो रिसर्च सेंटर फ्यूचरिस्टिक होता है, तो फ्यूचर के मेडिसिन जो भी आज के दिन में हम लोग दूसरे जगह से लेते हैं या हम लोग दूसरे के ऊपर बहुत सारे रिसर्च के लिए डिपेंडेंट है, तो ये जो 1000 नया रिसर्च सेंटर बनाने की बात की है, एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ की है, ताकि फ्यूचर में आज के दिन में हम लोग कम्पीट कर रहे हैं, फ्यूचर में लीड करें। तो मेडिकल फील्ड में हम लोग लीड करें, फार्मा सेक्टर में हम लोग लीड करें, उसके विजन से रिसर्च सेंटर बनाने की बात की गई है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। अदर दैन मान लो अगर मेडिकल फील्ड की मैं बात करूं तो मेडिकल रिसर्च में मेडिकल हब बनाने की बात हो रही है। मेडिकल रिसर्च अलग से, अदर देन नॉन फार्मा भी में भी जो सरकार ने ध्यान दिया है। सरकार ने मेंटल हेल्थ पे, तो जैसा भी डॉक्टर शैलेश जी ने बताया और जैसा हम लोगों ने सुना कि मेंटल हेल्थ पे अलग से ध्यान दिया गया है। इसके अलावा डायबिटीज़ इज़ द इंडिया का मेजर डिजीज़ है और दुनिया के डायबिटीज़ को कैपिटल को ही भारत को बोलते हैं। तो डायबिटीज़ की दवा को सस्ता किया गया है, कैंसर्स की दवा को सस्ता किया गया है, फिर रेयर डिजीज़ की दवा को सस्ता किया गया है। इसके अलावा जो आयुर्वेद, जो हमारे इंडिजिनस मेडिसिन सिस्टम है, जैसे एम्स नई दिल्ली में है, एम्स बहुत सारे सेंटर खुले हैं, उसी तरह ऑल इंडिया सेंटर फॉर आयुर्वेद का 3 नया सेंटर खोलने की बात की गई है। इंडिजिनस जो आयुष सिस्टम है उसको और मजबूत और उसको रिसर्च के साथ जोड़ने की बात की गई है। तो मेडिकल फील्ड के हिसाब से अगर मैं देखूं तो काफ़ी अच्छा है। और जो खासकर अगर ग्लोबल फार्मा हब बनाने के लिए अगला 5 साल में 10,000 करोड़ का रिलीज, तो वो काफ़ी अच्छा प्रयास है। AI डेटा सेंटर अगर बात करूं तो जैसे अभी जितना भी हम लोग काम करते हैं, तो क्लाउड को 2027 तक अगर आप इंडिजिनस क्लाउड बनाते हैं तो 2027 तक टैक्स फ्री है। तो इससे गूगल, अमेजन पे जो हम लोग पूरी तरह क्लाउड डेटा के लिए जो डिपेंडेंट है, वो सारा का सारा डिपेंडेंसी हट के हमारा इंडिजिनस इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा उसमें। एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, मेडिकल फील्ड के लिए चलिए इस तमाम चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी लगातार जो अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा था, क्या इस बजट से उसकी मनमानी पर रोक लगने जैसी कुछ चीज़ें नजर आ रही, क्या हम इतनी मजबूत होंगे? देखिए, हर एक देश अपने लिए सोचता है। अमेरिका ने अगर टैरिफ डाला या टैरिफ हटाया तो वो अपने लिए करते हैं, उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो अमेरिका ने जो टैरिफ हमारे पे डाला उसका हमें एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग मिला। वो तो आगे चल के हम लोग उनके साथ व्यापार वार्ता कर ही लेंगे, हो सकता है जब तक ट्रंप है तब तक ना हो, लेकिन उस ब्लेसिंग के कारण आज के दिन में हमारा इंडिविजुअल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज के साथ में। अगर ये हमारा टैरिफ अगर नहीं डालता अमेरिका, तो ये करने में हो सकता है हमें अगले 20-25 साल लग जाते, जो कि हम लोगों ने त्वरित तरीके से 6 महीने में सारा FTA कर लिया है। आज यूके के साथ हमारा अलग से FTA है, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग से FTA है, अगर UAE से बात करें अलग FTA है, आप जिस भी मेजर कंट्री की बात करोगे हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और हाँ, जो नया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो आप सिग्नेचर करते हैं, टोटल इफेक्ट आने में 1-1.5 साल लगता है। बट ये ट्रंप की दुआ है, ट्रंप का इफेक्ट है कि आज हमारा सारी कंट्रीज के साथ में FTA है। मतलब हम लोग बढ़िया बैकअप के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अरे अगर प्रॉब्लम नहीं आएगा तो सॉल्यूशन खोजिएगा क्यों? प्रॉब्लम आया, सॉल्यूशन आ रहे हैं। आप बताएं।
हमारा नाम अशोक प्रधान हुआ, हम चैम्बर के सदस्य हैं और बिल्डर एसोसिएशन के भी सदस्य हैं। आपने एक बहुत ही रोचक प्रश्न पूछा कि अमेरिका के टैरिफ का भारत पर क्या असर है। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव असर होता है। अब विपत्ति ही आदमी को मजबूत बनाती है, ये तो हम लोग कहावत सुनते आए हैं। तो जब पॉजिटिव सेंस में देखा जाए टैरिफ का, तो अभी जैसे अभी यूरोपियन यूनियन के साथ जस्ट जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो 27 देशों का समूह, और भारत मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करता है, जहाँ से हाई इन रिटर्न आता है, वो यूरोपियन यूनियन से भारत को आता है अमेरिका के बाद। तो आप डॉलर कहाँ से कमाते हैं, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो जैसे यूके और यूरोपियन यूनियन अगर हम कवर करते हैं तो ऑलमोस्ट हमने पूरे यूरोप को कवर कर लिया। पूर्वी यूरोप के साथ तो हमारा संबंध रसिया वगैरह से पहले से ही अच्छा है, तो एक बहुत अच्छा काम ये इसका हो गया। अब रहा बात की यूएस से टैरिफ का, तो आप देख ही रहे हैं डिस्कशन रोज चल ही रहा है। तो अभी हम लोग बहुत से क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे जो फ्री ट्रेड होगा तो हमारा बिल्कुल। कामरान चूंकि हमारे पास गेस्ट हैं, थोड़ा समय कम है, इसलिए कामरान बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम एक्सपर्ट से हमारी बातचीत कराने के लिए। तो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मुझे लगता है कि इसीलिए मैं कह रहा था, चंदक साहब की बात को ही आगे बढ़ा दिया झारखंड के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम पदाधिकारियों ने। और उन्होंने जो बातें कही वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इसमें नेगेटिव बार बार बोलकर ये बजट को खराब बताना ये सही नहीं है। मतलब एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बजट बहुत पॉजिटिव है। उनको लगता है कि अमेरिका ने भी जो हम पे टैरिफ डाला वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन गई, क्योंकि हमने नए रीजन तलाश लिए, नए सेक्टर्स, नए अलग अलग इलाके पकड़ लिए कि हम अपने माल को कहां बेचेंगे। अमेरिका अगर हमसे लेता रहता तो शायद हम नए रीजन को तलाशते ही नहीं। शशि रंजन जी, मेरा सवाल आपसे ही, अभी सियासत को एक तरफ कर दीजिए और देश के बारे में सोचिए, क्या वाकई ये ब्लेसिंग्स था जिस तरीके से टैरिफ बढ़ रहा था लगातार, और अब जो संतुलित कहा जा रहा है ये बजट निकलकर सामने आया, भारत खुद नए ऑप्शंस तलाश कर रहा है, किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, तो क्या वाकई ये ब्लेसिंग है, आप इसको मानते हैं? हम तो चाहेंगे कि भारत को हमेशा ब्लेसिंग्स मिलता रहे, लेकिन जिस प्रकार से बात अभी फ्री ट्रेड की बोल रहे थे, हाँ। तो भारतीय रुपया का जो डॉलर के साथ जो ये है, यूरोपियन जो डॉलर है उससे हमारा रेट कहाँ मैच कर रहा है। यूरोपियन डॉलर भी तो बढ़ा हुआ है। अगर हमारे अगल बगल पड़ोसी देश में देखिए, बांग्लादेश से हमारे रुपये की कीमत में क्या स्थिति है, पाकिस्तान से क्या स्थिति है। तो हम चाहते हैं स्वस्थ माहौल में हमारा देश आगे बढ़े। सिर्फ हम पीठ थपथपाने से नहीं होगा, हमको अच्छे कार्य करने होंगे और एक रियायत देनी होगी, और जो भी बात नीचे जमीन तक जानी चाहिए। यहाँ सिर्फ स्टूडियो में रह के अच्छी बातों से कुछ नहीं होना है। नीचे जमीन तक कितने रोजगार दिए जाएंगे, नहीं, आपकी बात ऐसा नहीं है। आपकी बात की शशि रंजन जी, आपकी बात को कोई खारिजी कर रहा है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि सारी चीजें देखनी होगी कि जमीनी स्तर पर कितना फायदा हो रहा है, लेकिन यह भी सच है कि आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भारत क्या करना चाहता है। भाई, अमेरिका या चाइना की दादागिरी या मोनोपोली चल रही है अगर बिजनेस में, कारोबार में, ट्रेड में, तो वहां पर भारत को लगता है कि हम नए ऑप्शंस तलाशेंगे। अब आप सेमीकंडक्टर पर भारत इतना फोकस कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि चाइना, ताइवान जैसे देशों की मोनोपोली खत्म करने की कोशिश है, भारत उस पर फोकस कर रहा है। अगर आपको लगता है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हमारी नहीं हुई, उसके टैरिफ हम पर लाद दिया, भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर ली, उसको लगा कि नहीं भाई हम नए ऑप्शन तलाश लेंगे, हम आप पर थोड़ी ना है कि आप हमारे दादा हैं। तो इस तरीके से भी सोचना पड़ेगा। प्रदीप सिन्हा जी, बीजेपी से प्रदीप सिन्हा जी। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक सकारात्मक रवैये के साथ आगे बढ़ना होगा, और सरकार जो बजट देती है, हर साल दर साल जो बजट आता है उसमें निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों को लक्ष्य करके किस तरह से सबको समृद्ध करना है, और विकास के रास्ते पर जो हम चल पड़े हैं वो अवरुद्ध न हो, और जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनकी अपेक्षाएं होती हैं उन अपेक्षाओं को कैसे पूरा करना, उसके अलावा फंड एलोकेशन की बात जहाँ तक है। और बहुत सारे लोगों ने बताया कि वैश्विक परिस्थितियाँ कैसी हैं, और इन चुनौतियों के बावजूद हमने अच्छा किया। अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम 7.5% से ऊपर बढ़ोतरी के साथ आगे जा रहे हैं, और इतनी दुसवारियों के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा हो, तो आप तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं विश्व की, आप देखिए उनका कमेंट्स क्या है भारत के प्रति, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे IMF हो, चाहे स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, सभी ने पॉजिटिविटी के साथ ये कहा कि भारत की ग्रोथ रेट आगामी फाइनेंशियल ईयर में 7% के आसपास होगी। तो एक सकारात्मक जो माहौल है, मैं समझता हूँ उसको जीने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, CM प्रदीप जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी क्या लग रहा है इस बजट को देखकर, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा?
बजट तो मैम आपको पता ही है, ग्रोथ के लिए, इंडिया की ग्रोथ के लिए बनाया गया है। बाकी इनकम टैक्स में और जीएसटी में कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। मेन जो फोकस किया है इन्होंने, सेमीकंडक्टर है जो आपका, इंफ्रा है, और आपका क्या नाम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी और फार्मा इंडस्ट्री को इन्होंने कंसिडर किया है कि इनको ग्रोथ इस फाइनेंशियल इसमें बजट में दी जाएगी। क्योंकि इसमें टेक्सटाइल में ये भी है ना कि अभी मुझे याद है कि कुछ दिन पहले ही यहीं पर नोएडा में आप देखिए टेक्सटाइल पार्क वगैरह बन रहा है। वहाँ पर मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों से कह रहे थे कि जब से ये अमेरिका ने टैरिफ लगाया है बहुत बड़ा असर पड़ा है इन सब चीज़ों पर। तो भारत ने शायद इसीलिए फोकस किया है कि हम कैसे उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल पाए। अमेरिका के टैरिफ से असर तो पड़ा है, पर इंडियन मार्केट भी तो है। इंडियन मार्केट में अब हमारी कंजप्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारी लोकल जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो बहुत हाई है टेक्सटाइल के मार्केट में। तो अगर आपको रेटिंग देना हो तो 10 में से, अगर मैं फिर कह रहा हूं कि इसको बहुत स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर 10 में से आप क्या रेटिंग दे सकते हैं बजट को? देखिए, रेटिंग के देने से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। जो अभी न्यू बिल अभी पास हुए हैं और रिसेंट जो लास्ट ईयर चेंजेस हुए थे उसको ध्यान में रखते हुए तो आप 8 रेटिंग इसको दे सकते हैं बजट को। अभी 8? हाँ, 8 रेटिंग दे सकते हैं। 8 तो आपने बहुत अच्छा दिया, आप तो डिस्टिंक्शन आपने दे ही दिया, 75% से ऊपर का मार्क्स आपने दिया। कर दिए गए थे जो टैक्सेशन में है ना, मेजर चेंजेस लास्ट ईयर कर दिए गए थे। हाँ, तो गवर्नमेंट ने जो बेनिफिट देना था लोगों को, मिडिल क्लास को, लास्ट ईयर दे दिया था। बिल्कुल, चूंकि अभी आपसे जुड़ने से पहले मैं यही कह रहा था प्रीति कि पिछले बार सरकार ने ये 12 लाख तक का जो टैक्स में छूट देकर वो कर दिया था, क्योंकि सरकार को था कि हर साल करने के बजाय अभी इसको इतना बढ़ा देते हैं और उसके बाद हम सुधार पे फोकस करते हैं। आप ये देखिए ना, एक साल की 5 से 6 लाख का बेनिफिट मिडिल क्लास को दे दिया गया था लास्ट ईयर, ये ना। बिल्कुल। चलिए, नीरज जी कुछ कह रहे हैं। नीरज जी देखिए, अभी आपके यहाँ एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके लिमिट को बढ़ाया गया। एमएसएमई में 10,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए गए और इसमें इसका भी क्रेडिट लिमिट बढ़ाया गया, एमएसएमई का भी बढ़ाया गया। तो किसानों के लिए भी यह बजट बहुत फायदेमंद रहने वाला है और किसानों की आय दुगनी कैसे हो इसकी चिंता मोदी जी ने की है। धन्य धान योजना भी मोदी जी ने लाया है। अब एक बात और यहाँ गौर करने वाली है कि पूरे बिहार में भारत के करीब 12% कृषक बिहार में रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये बिहार जैसे राज्यों को ध्यान में रख के यहाँ के किसानों की भलाई के लिए मोदी जी यह काम किए हैं ताकि बिहार के किसान भी अब आगे बढ़ सके, विश्व स्तरीय किसान वो हो सके। बिहार में करीब पूरे महिला आबादी का 9.5% महिला आबादी बिहार में है, तो उनके लिए मोदी जी ने काफ़ी काम किया है। निश्चित रूप से बिहार जैसे राज्यों पर भी इस बजट का बहुत ही सकारात्मक असर पड़ेगा। रही बात सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के लिए बिहार ने पहले से ही पॉलिसी बना ली है, यहाँ लगेगा। बायो फार्मा हब, मैं आपको बता दूं साहब कि सरकार ने यहाँ बायो फार्मा हब के लिए पहले ही 1 साल से बिहार सरकार ने भी 100 एकड़ जमीन को चिन्हित किया हुआ है, उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग फार्मा हब लगा सकें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के साथ साथ जो मोदी जी का विजन है विकसित भारत @ 2047 उसको पूरा करने वाला ये बजट है और बिहार भी उसमें कदम ताल करता हुआ आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा, तेजी से दिखेगा। ये बजट महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने वाला, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा बूम आने वाला है, रोजगार सृजन होगा। और हमने पहले भी कहा था, आपको पहले टर्म में ये बात कहा था कि हमने एक बहुत बड़ा बाजार ढूंढ लिया है और 0 टैरिफ पे, इसलिए अमेरिका के टैरिफ के प्रभाव को हम लोग शून्य कर देंगे। और ये जो हमारा नया हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसको जिसको कि मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहते हैं, तो ये हमारा अप्रैल से ही शुरू हो जाने वाला है। इसे मोदी जी ने तुरंत गति से, तेजी से किया। लंबे समय से ये डील नहीं पूरा हो पा रहा था। बिल्कुल आम जनता पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, डॉक्टर SN चंदक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदक जी, मेरा भी आपसे यही सवाल है कि आप कितना रेटिंग देंगे इस बजट को, क्योंकि ये बजट जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक तरफ पक्ष जो है वो कह रहा है संतुलित है, विपक्ष कह रहा है जैसा पिछले साल पेश किया था इस बार भी वही लॉलीपॉप थमा दिया गया, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, देखिए, आप रियल मायने में एक न्यूट्रल आदमी बन के बात देखिए। ऐसा नहीं कह सकते कि नेगेटिव है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव की हुई है और हर आदमी इस देश का 140 करोड़ लोगों को कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर खुश नहीं कर सकता है। आज आप देखिए, निर्मला सीतारमण जी ने बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री एकदम बंद के कगार पे आ गई, तो उन्होंने इंडिया में टेक्सटाइल पे फोकस डाल दिया। इसी तरह हमारे काफ़ी सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे हिल रीजन के लिए एग्रीकल्चर की नई क्रॉप पे फोकस डाल दिया, अखरोट, बादाम, खुमारी पे। जैसे आपका
उस पे आपका कोकोआ पे फोकस डाल दिया, काजू पे फोकस डाल दिया, हमारे वो पोर्ट के ऊपर वाटर ट्रांसपोर्टेशन पे फोकस डाला, तो अच्छे 5 नए एम्स खोल दिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की, एआई पे फोकस डाला है। अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ों को पॉजिटिविटी देंगे, मछली के लिए 500 तालाब के लिए बात कर दी। हाँ, तो चंदक साहब 10 में से कितना आप अपने हिसाब से क्या रेटिंग देंगे? मैं भी अगर ऑनेस्टली आप मेरे से पूछे तो 10 में से मैं 8 देता हूं। 8 आपने भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज से ज्यादा एक्सपर्ट्स की राय मायने रखती है। पॉलिटिकल पार्टीज को भी हम लोग अपने तरीके से महत्व देंगे, लेकिन वो अपनी सरकार और विपक्ष के नाते बोलते हैं। लेकिन 10 में से 8 का मतलब है कि सरकार को